चलिए बच्चों, मूव ऑन करते हैं विद द सिक्स टॉपिक, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चा, लगता है कि 1.5-2 महीने के अंदर अपना सिलेबस खत्म होना चाहिए। ठीक है, आप 1 बाय 1 पढ़ते रहिए, थियरी के साथ एमसीक्यू का भी मजा लेते रहिए, पूरा थियरी, पूरा टॉपिक कंसेप्ट समझते रहिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए बच्चा, तो कितने टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां से हम क्या कर रहे हैं कि क्विक रिवीजन, पूरा टॉपिक का कंसेप्ट समझने की ट्राई करते हैं। सपोज करते हैं कि भाई हम लोग 3 डायमेंशन में 1D, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सपोज दैट first we are going to distribute charge on the 1D, 1 dimensional पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड द सेकंड वन, सपोज दैट सरफेस एरिया लेते हैं, वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की ट्राई करते हैं। द थर्ड वन के अंदर क्या करना है, सपोज दैट दिस इज द स्फीयर, और उसके अंदर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन 3 टाइप में मैंने कर दिया, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। सपोज दैट फर्स्ट थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी होती है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वन का जो होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो 3D में दिख रहा है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे कितना टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल वहां पे आपको एक एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत बार आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है, कई बार नीट में भी बहुत ही यूज होता है, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी which is denoted by lambda, linear charge density। अगर सरफेस होगा तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, where linear charge density is denoted by lambda, that's the charge per unit length। lambda 1 डायमेंशनल है, linear है, therefore डिवाइड में क्या लिखना है, lambda, the charge distributed over the surface per unit length is known as the linear charge density। यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। बच्चा तो यहाँ पे समझ के रखिएगा। सेकंड, व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला, क्या होता है, m1 t1, m1 का डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, l-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, थोड़ा रेगुलर मैनर में लिखते हैं, m0 l-1 t1 a1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कहां पे, फॉर द पर्टिकुलर लीनियर। ठीक है, नंबर 2, चलो 2 को पकड़ के रखते, क्या करना है, 2 में क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा, which is denoted by sigma is equal to charge upon area, and the volume is denoted by volume charge density is denoted by rho is equal to charge upon volume। चले, what about the unit coulomb per meter square, what about the unit of rho, coulomb per meter cube। तो क्या होगा, m0 l-2, यहाँ पे m2 ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में m-2 होगा, l-2 T1 A1, यहाँ पे क्या होगा, m0 l-3, वॉल्यूम है, मीटर क्यूब होगा, ऊपर जाएगा T1 A1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द linear charge density, volume charge density and the surface charge density and the volume charge density। ठीक है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किस हिसाब से हमें फार्मूला में यूज करना है, शायद कहीं पे भी यूज करना हो सकता है। सपोज यहाँ पे हम सर्कल ले रहे हैं और वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम चार्ज को। ठीक है, सपोज करते हैं कि भाई कोई स्क्वायर है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसी भी एप्लीकेशन में ये डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, और कहीं पे भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है ऑन द सरफेस तो आपको यूज करना है, लिनियर हो तो Q लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाय L, वॉल्यूम होगा सरफेस होगा तो Q बाय एरिया, एंड वॉल्यूम होगा तो Q बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज सिंपल से याद रखें, आगे हम एमसीक्यू में जब देखेंगे
तो वहां पे इसको बेसिक में कैसे यूज करना है वो भी हम साथ में देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, लेट्स सी। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, एक स्फेरिकल कंडक्टर है with the radius r is equal to 10 centimeter has a charge of, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट्स ए q is equal to 3.2 into 10⁻⁻7 कूलम। यहाँ पे चार्ज है हमारे पास 3.2 into 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। What is the magnitude of electric field? What we have to calculate? Electric field हमें कैलकुलेट करना है at a point of 15 सेंटीमीटर। हमें सरफेस पे नहीं, लेकिन हमें सरफेस से थोड़ा दूर, यानी at 15 सेंटीमीटर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे r क्या कंसीडर करूंगा मैं, 15 सेंटीमीटर। What about in meter? 15 into 10⁻⁻2 meter. Therefore, can I write as E is equal to kq upon r square? Because electric field कैलकुलेट करना है, चार्ज है हमारे पास, k का वैल्यू हमें पता होता है, क्या होता है 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। What about the r? हमारे पास है कितने पॉइंट, कितना फ्रॉम द सेंटर से कितने पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा, जल्दबाजी में ये ना हो कि हम रेडियस 10 सेंटीमीटर गिर के आ जाए। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15। तो यहाँ पे हमें 15 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो r कितना होगा 15 सेंटीमीटर। Therefore E is equal to k 9 into 10⁻9। Q कितना होगा, Q होगा Q कितना थे 3.2 into 10⁻⁻7 divided by r square, 15 into 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर किस में होगा, न्यूटन पे कूलम, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें से कोई भी एक आंसर होगा ABCD में से, ठीक है। आपको जस्ट कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पता चल रहा है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये सम तो बहुत इजी हो गया, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट चार्ज के रिलेटेड ही हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ाई करके रखी है अब तक, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेगा। जिन बच्चों ने अब तक पढ़ाई करके देखी है, जिन्होंने नहीं की, यहाँ पे बहुत सिंपल में होगा, शॉर्ट ट्रिक में। देखिए, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, रेडियस कितना है, r है, इस गिवन अ चार्ज q, प्लस q चार्ज है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट AKB ऑफ द रिंग इज कैपिटल E। AKB जितना भी दिख रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कैपिटल E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB, हमें ये पार्ट का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे एक फिगर है हमारे पास, ये कौन सा नंबर है, A, ये अपना हो गया B, ये C, ये D, ये हो गया K, ठीक है। चलो, तो ड्यू टू द सेंटर O, AB पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलो, पहले तो टोटल हमारे पास चार्ज है Q, तो अगर चार पार्ट में इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना होगा, Q/4, ठीक है, ये हो गया। सेकंड थिंग इज व्हाट, डायरेक्शन कौन सा होगा, ड्यू टू द CD, AB पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो अगर ड्यू टू द AB, CD पे कितना होगा, ये होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। तो दोनों को कैंसिलेशन करेंगे बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। तो सीधी सी बात है, जो भी हमारा डायरेक्शन फॉर एट सेंटर, ड्यू टू द सेंटर, जहां पे क्या फाइंड आउट करना है, एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द ACDB, तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियस बात है अलोंग इन डायरेक्शन ऑफ O2K, इन द डायरेक्शन ऑफ O2K। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट डायरेक्शन, कैपिटल E। देयरफॉर आंसर क्या होगा, E अलोंग डायरेक्शन OK, दिस वन इज द आंसर, OK। पता चल रहा है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं, बहुत ही इजी है ये, तो डायरेक्ट भी आप फिगर आउट करके लिख सकते हैं, ठीक है, विद इन 1 सेकंड सॉर्ट आउट हो सकता है। नंबर 3 एंड द वन ऑफ द डेंजर MCQ, जहां पे आपको ये चीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इस क्वेश्चन, जहां भी हमारा आंसर बने उसको आपको समझ लेना है।
अगर कंडीशन ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द सेमी सर्कल रेडियस A हैविंग लीनियर चार्जेस इन लैम्ब्डा इज गिवन बाय, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी ऐसा दिख रहा है तो ये आपको एमसीक्यू जो भी आंसर है A B C D में से वो आपको याद रखना है। ये अपना एक सिंपल शॉर्टकट होगा। क्या होगा? शॉर्टकट। लेकिन हम इसको थोड़ा लॉन्गकट से सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट गिवन, सपोज रिंग इज गिवन, ठीक है, सेंटर O। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि रेडियस उसका कितना है A, रेडियस कितना है A। नाउ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस A having a linear charge density, having a linear charge density lambda, ठीक है। तो एक चीज क्लियर है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आउट है उसमें दो चीज होने वाला है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियस है, तो क्या होगा कि q स्क्वायर और रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस a स्क्वायर। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, लैम्ब्डा हमें दिया गया हुआ है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू q अपॉन लेंथ l। ये तो यहां तक हमारा क्लियर है कि भाई इतना तो होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम जाते हैं लैम्ब्डा l के लिए। सपोज यहां पे टोटल चार्ज कितना डिवाइडेड है q, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ चार्ज कितना है q, स्मॉल q। अगर मैं कुछ स्मॉल एलिमेंट की बात करूं, ये स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम एंगल दे देते हैं डी थीटा। देखते रहिएगा बच्चा, बहुत ही इजी सम है। ये हो गया हमारा एंगल थीटा। तो इतने पार्ट में ये लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कितना होगा, क्या सोच रहे हैं? सपोज ये इसका रेडियस कितना है, हमारे पास a है, तो आपको पता होगा कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इसी को हम यूज करते हैं फॉर द स्मॉल एंगल, दिस वन इज d थीटा, फॉर द स्मॉल एंगल d थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ फॉर दैट dl डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना है a, therefore स्मॉल लेंथ कितना होगा, dl इज इक्वल टू a into d थीटा। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो क्या हुआ, लैम्ब्डा इज इक्वल टू, हमने स्मॉल पार्ट पे कंसीडर किया गया हुआ है, तो यहाँ पे भी चार्ज कैसा होगा, स्मॉल होगा। देयरफॉर द dq is equal to lambda into dl, where dl is replaced by a into d theta। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रहा है, यहाँ पे q ही होगा, k q पर। चलिए ये हो गया हमारा q। यहाँ पे देखते रहिए किस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दो चीज पकड़ के रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था कि q अपॉन रेडियस है तो a स्क्वायर, लेकिन मैं स्मॉल पार्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ। देयरफॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा dE के dq अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे dq का क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया। व्हाट अबाउट dE, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो उसको सपोज करते भाई ये डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल में ये अगर थीटा होगा तो ये अगर हमारा थीटा है तो ऑपोजिट एंगल कितना होगा, सेम होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा dE cos थीटा, और यहाँ पे जो होगा dE sin थीटा, ठीक है। तो dE sin थीटा दैट्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैंसिल आउट होगा। तो अब बचेगा कौन सा, जो फैक्टर हमें मदद करेगा वो कौन सा है, कंपोनेंट dE cos थीटा। देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, dE cos थीटा। पता चल रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा, dE हमारे पास क्या है, k dq अपॉन a स्क्वायर इनटू cos थीटा, ठीक है। चलो नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड। चलिए किन से एंगल पे है, यहां से देखते हैं, वर्टिकल फिगर आउट दिया गया, तो नीचे कितना, ऊपर कितना होगा π/2, नीचे कितना होगा -π/2, ठीक है ना। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, ठीक है। 270 को -π/2 भी हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन, ठीक है। वो पूरा हमने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, वहां पे देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ k dq इज रिप्लेस्ड बाय लैम्ब्डा इनटू a d थीटा अपॉन a स्क्वायर cos थीटा। चलिए देयरफॉर k कांस्टेंट, लैम्ब्डा कांस्टेंट, 1a कैंसिल आउट, रेडियस में कितना रहने वाला है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इनटू d थीटा। व्हाट अबाउट द लिमिट, इट्स -π/2 टू π/2। रिमेंबर दैट बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। चलिए नाउ नेक्स्ट k लैम्ब्डा बाय a। व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, क्या होगा, sin थीटा
माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, फर्स्ट पुट अपर लिमिट के लैम्बडा बाय ए, फर्स्ट पुट अपर लिमिट साइन पाई बाय 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस पाई बाय 2। चलिए तो क्या होगा के लैम्बडा बाय ए साइन पाई बाय 2 1 माइनस साइन माइनस पाई बाय 2 कितना होता है -1 बिकॉज ऑफ इवन फंक्शन। तो क्या होगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 के लैम्बडा अपॉन ए, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, इन टर्म ऑफ पाई एप्सिलॉन 0 दिख रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। के को रिप्लेस कर कीजिए बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन ए। ठीक है, 2 2 4। अब देखिए क्या आंसर बन रहा है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ए। अब दिख रहा है ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के यूज करना है। 1 बाय 1 चीज, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो लिख लो, और जो चीज हमारे पास है गिवन डेटा है वो लिख लो। ठीक है, उन दोनों को थोड़ा समेशन कीजिए, सिंपलीफाई कीजिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी और कंफर्मेशन नहीं दिया गया हुआ है। Therefore we have to take some small part. अगर पूरा थियरी को समझ रहे हैं तो पहले हम उसके एलिमेंट को समझेंगे, ठीक है ना। अगर पूरा मूवी देखना है तो पहले क्या करना है, ट्रेलर देखना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मूवी देख के आ गए, बाद में क्या मूवी था, फालतू का मूवी था, कुछ देखने लायक ही नहीं था। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट क्या करना है, ट्रेलर देखना है, ट्रेलर के बाद क्या करना है, पूरा मूवी खत्म करना है। ठीक है, तो ट्रेलर के लिए हमने क्या किया, स्मॉल पार्ट लिया, देन आफ्टर इंटीग्रेशन हो गए तो वो लिटिल बिट जितना भी है उसका समेशन हो गया, तो हमें फुल पार्ट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 a। तो दिस इज द सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, और इसमें से मोस्टली डायरेक्शन फाइंड आउट करने वाले सब होते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करने वाले एमसीक्यू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको याद रखना है, जो भी ये अगर फंडामेंटल लाइंस है वो आपको याद होंगे, तो आपको डायरेक्टली आंख बंद करके इक्वेशन रखना है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू a। ये आंख बंद के इक्वेशन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 6, जो हमने ये अध्याय शुरू किया है नीट के 2021 के लिए 140 प्लस का टारगेट। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 6 वो खत्म हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि भाई टॉपिक के साथ आपका एमसीक्यू भी क्लियर हो रहा है कंसेप्ट वाइज। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एमसीक्यू हो रहा है, लेकिन जितना भी एमसीक्यू हो रहा है वो डिफरेंट कंसेप्ट पे है। ठीक है, तो और भी बहुत एमसीक्यू, डीपी भी बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन वेट एंड वॉच। आपको 3 मंथ में जितना भी प्रिपरेशन होगा 140 प्लस एटलीस्ट आप 100 प्लस कवर करके लेके आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर डॉक्टर की बहुत ही जरूरत है फ्यूचर में। तो आप फ्यूचर डॉक्टर हो, अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, और बिल्कुल पढ़ाई छोड़ना नहीं है। लास्ट मंथ का प्रिपरेशन है फॉर द बोर्ड एंड द लास्ट 3 मंथ का प्रिपरेशन है फॉर द नीट। करते रहना है कुछ भी हो। थैंक यू।